ये महीने में क्या सुधार आता है, उसके बाद हम तुम्हाला ये करेंगे, तो उसके बदल नाही करेंगे असं का म्हणतात ते. कारण की फायनान्शियल हे जेव्हा आपल्याला सुधारक असतात त्यांना लोकसभेत द्यावं लागतं. पण त्या जीएसटी कायद्यामध्ये त्यांना जेव्हा तो कायदा बनवला, घटनादुरुस्ती केली, त्याच्यामध्ये असा एक लाकुणा ठेवून दिला मोदी साहेबांनी. आयोजित जाहीर परिसंवाद आणि या परिसंवादाच्या निमित्ताने सर्व विचारपीठावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष, आमचे लोकनेते आदरणीय नानाभाऊ पटोले, या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, प्रमुख वक्ते आहेत कुटुंबी सर, आणि उपस्थित सर्व मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व सन्माननीय मंडळी. आज आपण पाहतो आपल्या महाराष्ट्र आणि ग्रामीण भागामध्ये आरोग्याच्या खूप समस्या आहेत. मुंबईच्या कोरोनानंतर हू हॅज बीन एक्सपोज, कोण उघडं पडलं, कोण लागलं झालं, सार्वजनिक क्षेत्र वाचलं जे काय होतं ते, पण खासगी क्षेत्र उघडं लागलं झालं. सगळे डॉक्टर सोडून गेले गेले आज भर उपयोगी पडले ते सार्वजनिक क्षेत्रातले डॉक्टर्स, आणि जे काय तोडकं मोडकं सार्वजनिक क्षेत्र शिल्लक काय काय गावापासून ते शहरांपर्यंत तेच. आणि म्हणून कोरोनाचा अनुभव आणि युरोपमध्ये जायला 80 लाख 90 लाख रुपये लागतात, आणि या देशात शिकायला सुद्धा 50 आणि 60 लाख रुपये लागतात एमबीबीएस व्हायला. पूर्वी आमची मुलं डॉक्टर झालीत की नाही, झाली, कारण तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणाची सोय सरकार करत होतं, आणि या सर्व सार्वजनिक या ठिकाणी हे योजनेत आमच्या यश आहे. आणि अशा प्रकारची योजनेत आमची जी संस्था आहे ती आपल्या अभियानाशी निश्चितपणे जोडली. कारण रोग तयार होऊ नये, रोगांची भूमिका आपण नष्ट करायला पाहिजे. स्वच्छता आपण जर दिली, अस्वच्छता दूर केली तर मला तो रोग होणार नाही, आणि रोग झालेच तर त्याच्यासाठी आम्हाला आरोग्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारे जनमानसामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. आम्ही त्या ठिकाणी सहकार्य करू, आणि आमचा आपला विचार आहे त्याच्याकडे जर बघितलं नाही जगून काय पाहिजे. आणि हे आम्हाला तर लोकांना सांगावं लागतं. ह्या देशाचं हे एक मोठं दुकान आहे की तुमच्या गरजा, तुमच्या गोष्टींसाठी दुसऱ्या कोणतरी तुम्हाला सांगायला ठीक आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये छान सकाळपासून संध्याकाळपासून 2 हात म्हणतील काय ह्याच्या पाठी लागली, त्या गोष्टीकडे आपण लक्ष देऊया. आणि फार चांगली एक विनिंग चालू झालेली आहे. हा बॉल रोल झालेला आहे. मुख्य कारण ये था कि आप देखोगे तो पूरे देश में या राज्य में मूलभूत प्रश्नों को साइडलाइन करके जो भावनिक मुद्दे हैं उन्हें आगे लेके आ रहे लोग, और उस पर चर्चाएं ज़्यादा हो गई. लेकिन जो कोरोना के वक्त हमने देखा कि कोरोना के वक्त जो सार्वजनिक यंत्रणा थी, जो आरोग्य यंत्रणा थी, उस पर बहुत सारा दबाव आ गया और वो यंत्रणा पूरी तरह से फेल हो गई. तो ऐसा ना हो. और राजस्थान सरकार ने, आपने देखा रहेगा कि राजस्थान सरकार ने आरोग्य राइट टू हेल्थ का एक जो कायदा बनाया है उससे वहाँ की जनता को बहुत सारा फायदा मिला है. तो उसी धरती पे वैसा ही एक कायदा महाराष्ट्र में भी हो और महाराष्ट्र की जनता को उसका फ़ायदा मिले, ये मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति का मुख्य उद्देश्य है. और इसलिए डॉक्टर विश्वास उड़गी, कॉमरेड श्री विश्वास उड़गी के नेतृत्व में हमने एक मसूदा बनाया है, और वो मसूदा लेके अभी हम महाराष्ट्र के हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में जाके जनजागृति का काम करने वाले हैं. और सरकार के पास हम जाके वो मसूदा सबमिट करेंगे, और वो उसका कायदे में परिवर्तन हो, और वो कायदा महाराष्ट्र में लागू और आम जनता को इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए हम कार्यरत कर रहे हैं. सर, आप क्या आप आज के परिसर का समाज पे क्या कहना चाहेंगे? जो मसूदा बनाया गया है क्या है, क्या क्या है?
देखिए, ये जो मसूदा है या डॉक्यूमेंटेशन है, ये मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति के लिए बनाया था। उन्हीं की तरफ से आज एक परिसंवाद में हम मजदूर संगठन, जन संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज इन सबको बुलाया है। इसमें आज नानाभाऊ पटोले जो एमपीसीसी के प्रेसिडेंट है, ये आज चीफ गेस्ट थे और उन्होंने सबको मार्गदर्शन किया। मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति की तरफ से ये जो मसूदा क्या है, ये इसको समझाने का मैंने कोशिश किया है। हमारा एक 10 पॉइंट प्रोग्राम है जिसमें हम कहते हैं कि सेंट्रल बजट में 2% प्रोविज़न है और महाराष्ट्र के बजट में तो 1% से कम है। तो बजट में हेल्थ के ऊपर प्रोविज़न बढ़ाना ज़रूरी है। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल तैयार करना, मेडिकल कॉलेजेस तैयार करना, वहाँ पे डॉक्टर्स बनाना और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है, इनके जो महंगे दवाइयाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं सस्ता मिलने के लिए गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए। सो ये 3 बातें हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हेल्थ, इसके ऊपर बजट चाहिए और इसके ऊपर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन में है। दूसरा मुद्दा, जैसे केईएम एक हॉस्पिटल है, ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आज उनकी हालत ख़राब है, लेकिन इसको रिनोवेट करके, मॉडर्नाइज करके बम्बई जैसे शहर में हर 5 वार्ड के बाद एक केईएम जैसा बड़ा हॉस्पिटल हो, मतलब 227 वार्ड डिवाइडेड बाय 5, इतने केईएम हमको केईएम मॉडल चाहिए। यही केईएम का मॉडल, यही सायन का मॉडल, यही नायर का मॉडल हर तालुका में होना चाहिए। इसके लिए पैसा ज़रूरी है। पैसा कहाँ से आएगा? तो हम रेवेन्यू जनरेशन की बात भी बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों से हक मांगेंगे कि 2% खर्चा मत करो, 7% का बजट प्रोविज़न करो। महाराष्ट्र सरकार राजस्थान से भी अमीर है। महाराष्ट्र की 14 करोड़ की आबादी है और इसमें बम्बई की आबादी और आसपास के एमएमआरडी की आबादी 3.5 करोड़ है। इसलिए आरोग्य सुविधाओं की ज़रूरत भी ज़्यादा है, बजट की बहुत ज़रूरत है। 8% बजट होना ये हमारी मांग है। तो 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करो। और ये होना चाहिए कि डॉक्टर ने किसी भी मरीज़ को मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा, ये बात नहीं हो सकती। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या पब्लिक हॉस्पिटल हो, हर मरीज़ को एडमिशन मिलना तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका एक्सपेंसेस क्या है वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। उसका एक कानूनन अधिकार होना चाहिए कि उसको 5 लाख के नीचे मुफ्त सेवाएं मिले और 5 लाख के ऊपर 15 लाख तक बड़े जो डिसीजेज हैं उसमें से 10 लाख तक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी तो मत दो, शासकीय खर्चा करो। ये हमारी मांग है। तो एक बात इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी बात वैद्य की सुविधा, डॉक्टर्स बनाना, तीसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर में दवाइयों पे रेगुलेशन करना। और ये लीगल राइट बनाने के लिए हम सारे पार्टियों के पास जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है। हम चाहते कि उस कानून को और सुधार करके महाराष्ट्र में ये कानून बन सकता है। इसलिए नानाभाऊ पटोले का रोल बहुत अहम होगा और महाविकास आघाड़ी के सारे पार्टीज को भी हम मिलेंगे और महाविकास आघाड़ी का रोल महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब वो सत्ता में थे, अब आएंगे, वो आएंगे, ये पक्की बात है। और हम नीचे से लेके आंदोलन करेंगे, इस राइट टू हेल्थ का प्रचार प्रसार करेंगे और हम ये कहेंगे कि राइट टू हेल्थ के लिए जो पार्टी काम करेगी उसी को लोग वोट देंगे। हमारा वोट हमारा नोट। तो हम किस पार्टी को देंगे? जो राइट टू हेल्थ बनाएगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की पार्टी महाराष्ट्र में वो ताकत रखते हैं, तो उनके लोगों का वोटिंग होगा। इसके लिए तो संसदीय लोकशाही, संविधान बरकरार रहना और मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, इसके लिए ये आंदोलन है। अगले 3 महीने में बम्बई की गली गलियों में, महाराष्ट्र के हर तालुका और ज़िले में हम पहुंचने वाले हैं, जहां पे सारे जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस है, लेबर यूनियंस है, जन संगठन है और कांग्रेस पार्टी है, हम सब मिलकर साथ में काम करेंगे और लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए एक राइट बोलते हैं, लीगल राइट टू हेल्थ। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन मिला 2003 में, तो 2023 में हम राइट टू हेल्थ चाहते हैं। धन्यवाद। काय सांगाल मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती नागरिकांच्या हक्कासाठी नागरिकांना आरोग्याचा कायदेशीर अधिकार हवा, या संदर्भामध्ये तुम्ही येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये काय भूमिका मांडणार आहात? मी सर्वप्रथम या समितीचं मनापासून त्यांचं धन्यवाद करतो, त्यांचा आभार व्यक्त करतो। ही आरोग्य सेवा ही खऱ्या अर्थानं ते मूलभूत अधिकारामध्ये येतं
पण त्याची जनजागृती ज्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे ती जनजागृती झाली नाही. पण राजस्थानचे काँग्रेस सरकारने या पद्धतीचा कायदा आणला. जवळपास 10 लाख रुपये आजारी झालेल्या व्यक्तीच्या, मग त्या हार्टचं ऑपरेशन असो, कॅन्सरचं ऑपरेशन असो, या सगळ्या ॲक्सिडेंट असतो, या सगळ्या ह्याच्यामध्ये 10 लाख रुपये कमीत कमी ते खर्च करतात आणि त्यामुळे अनेक लोकांचा जीव वाचवण्यामध्ये त्या ठिकाणी यश आलेलं आहे. आणि त्याच पद्धतीचा आर्टिकल 21च्या आधारावर आरोग्याचा अधिकार कायदा महाराष्ट्रामध्ये आणावा आणि त्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये सर्वसामान्याचा उपचार होऊन त्याचा जीव वाचवता यावं, आरोग्याच्या सेवा प्रत्येकाला मिळाव्यात आणि त्या दृष्टिकोनातला आजचा हा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाची जसं राजस्थान सरकारने आणि छत्तीसगड सरकारने अंमलबजावणी केली तशी महाराष्ट्राच्या सरकारने सुद्धा करावी अशी मागणी आताच्या अधिवेशनामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केली जाईल. समजा या सरकारने केली नाही तर आम्ही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आमच्या जाहीरनाम्यातच हा विषय घेऊ, लोकांना हमी देऊ आणि त्याला पूर्ण करण्याचा विश्वास या कायद्याच्या रूपानं महाराष्ट्राच्या जनतेला आरोग्याचं कवच, निरोगी जीवनाचं कवच देण्याचा पूर्ण प्रयत्न काँग्रेसच्या वतीनं केला जातो. मोदीच्या काळामध्ये शिवसेना फुटलेली आहे, राष्ट्रवादी फुटलेली आहे, पण काँग्रेस असा कुठला एक विचार आहे की जे आजही एकडीला एक संत आणि एकच राहिलेली आहे याविषयी? बघा, मूळ प्रश्न आहे की जी बैमानाची संख्या जी मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि बैमानांनाच, गद्दारांना पकडून त्या पद्धतीचं हे कृत्य करण्यात आलं. काँग्रेसमध्ये त्या पद्धतीच्या प्रवृत्तीची लोकं नाही आणि अनेकदा वावडे सोडण्यात आल्या आणि आम्ही सांगितलं की काँग्रेसचा कोणीही आमदार जाणार नाही आणि भविष्यातही जाणार नाही. पण जनतेचे मूळ प्रश्न डायव्हर्ट करण्यासाठी BJP सातत्यानं या पद्धतीच्या वावड्या टाकतात आणि लोकांनाही आता हे BJPची चाल लक्षात आलेली आहे आणि मला असं वाटतं की BJPचं राजकारण आता महाराष्ट्रामध्ये संपुष्टात नेण्याची वेळ आलेली आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी असं म्हटलेलं आहे की राष्ट्रवादी फुटलेली आहे, शिवसेना फुटली, आता काँग्रेसचा नंबर आहे, असं काय त्याचं एक विधान? गद्दारांचा चष्मे घातलेले लोकांना अशाच पद्धतीचं वाटे, त्यामुळे त्याच्यावर फार प्रतिक्रिया द्यावं असं मला वाटत नाही. सर, मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति की ओर से आज परिचर्चा परिसंवाद का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो इस समिति का तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस कानून की अंमलबजावनी की है, वही महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र की सरकार करे, इस तरह का आने वाले विधानसभा में आग्रह लेगी. अगर ये सरकार नहीं करती तो हमारे मेमोरेंडम में इस बात का उल्लेख किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आई तो आरोग्य के अधिकार को पूरी अंमलबजावनी महाराष्ट्र में की जाएगी. सर, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. राहुल गांधी जी वहाँ पर मुलाकात करके आए, लेकिन और कोई भी पार्टी का नेता वहाँ पर नहीं जा रहा. सर, क्या कहते हैं? देखो, मामला ऐसा है कि इंसानियत ये हमारे देश के मानसिकता का सबसे बड़ा अंग था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 के आने के बाद उस समय से हम देखते कि धर्म धर्म में लड़ाई जा रही है, जाति जाति में लड़ाई जा रही है, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है. कश्मीर जैसे राज्य में गए 5 साल के ऊपर हो गए, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मुहैया किया गया नहीं है. अभी भी राष्ट्रपति राजवट वहाँ चल रही है और ये जैसे हमारे मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, ये हमारे देश के डिफेंस के व्यवस्था में बने हुए हैं, क्योंकि ये सब नॉर्थ ईस्ट यानी दुश्मन जैसे पाकिस्तान हो या चीन हो, इनके बॉर्डर में रक्षा करने वाले हमारे राज्य हैं और हमेशा उसको हमने संभाल के रखा, उनके भाईचारा बना के रखा कांग्रेस के ज़माने में. लेकिन मोदी की सरकार आने के बाद में वहाँ का भाईचारा ख़त्म करवा दिया, जाति और धर्मों में लड़ाया जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूमने जा रहे, देश में आके अपने पार्टी के प्रचार में लग जाते, लेकिन मणिपुर जल रहा है उसमें देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते.
तो इसका मतलब है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो स्पष्ट होती है। कांग्रेस पार्टी मणिपुर के जनता के साथ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसमें लोगों को शांति बनाने का आह्वान करके आए हैं। समय के साथ सब बदलाव हम करेंगे, यही आह्वान उन्होंने किया। और अभी पार्लियामेंट का सेशन जब शुरू होगा तब मणिपुर का इशू कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में उठाएगी, वहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन असंवैधानिक मानसिकता रखने वाली जो बीजेपी है उसका दर्शन पूरे देश की जनता को मणिपुर के केस से नज़र आ रहा है। सर, देश में अगर हिंसा की बात करें तो मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी जो पंचायत चुनाव हो रहा है वहाँ पे भी हिंसा भड़की हुई है, कुछ लोगों की मौत की भी खबरें आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसमें आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश दिल्ली की सरकार कर रही है। जिस दिन से नरेंद्र मोदी वहाँ हारे और ममता बनर्जी जीती, उसी दिन से वहाँ की सरकार गिराने का एक प्लान नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है। और वहाँ पे जो चुनाव के वक्त जो भी वहाँ पे कत्लेआम होता है तो उस पर वहाँ के गवर्नर जो है वो जिस तरह से वक्तव्य करते हैं तो उनको ये कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, कश्मीर में क्या चल रहा है, अभी मणिपुर में बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या चल रहा है, तो उस वहाँ के गवर्नर कुछ बात नहीं करते। तो इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोधी दल की भी अगर सरकारें हो तो वो सरकारों को केंद्र की सरकार ने संभाल के ले जाकर देश में शांति बनाए, ये काम देश की सरकार का है। लेकिन वेस्ट बंगाल के गवर्नर तुरंत उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यूपी के गवर्नर, कश्मीर के गवर्नर जो अभी राष्ट्रपति राजवट चल रही है और मणिपुर का गवर्नर कुछ बोलते नहीं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी पूरे देश में सत्ता में आने के बाद सिर्फ राजनीति बस इतना ही उनके दिलो दिमाग में है और देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये गंदी और ओछी राजनीति बीजेपी को महंगी पड़ेगी। सर, महाराष्ट्र में अधिवेशन नजदीक आ रहा है, आपकी पार्टी की ओर से किन मुद्दों को अधिवेशन में उठाया जाएगा? देखो, किसान का मुद्दा ये सबसे बड़ा है, महंगाई का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। और जब से ये सरकार 1 साल 1.25 साल से आई है तो ये सरकार ने जो भ्रष्टाचार के आयाम को जिस तरह से आगे लेके गए हैं, उस भ्रष्टाचारी सरकार का भी पर्दाफाश करना ये हमारा काम है। क्योंकि रास्ते के नाम से, जैसे मुंबई का उदाहरण आप लेंगे कि गड्ढा मुक्त तुम मुंबई करेंगे, आज मुंबई की सड़कों की हालत क्या है, मुंबई के स्वच्छ मुंबई के बारे में उन लोगों ने जिस तरह से किया, तो पेंटिंग सिर्फ दीवारों में पेंटिंग करने से स्वच्छ मुंबई नहीं होगी, लेकिन जो गंदगी मुंबई शहर में बना के रखी है, ये पीली नदी के इसमें आपने देखा होगा कि उसका जो गाड़ निकालने का उन लोगों ने जो मुहिम की उसमें हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा किए। एक पहले ही बारिश में मुंबई में 3 लोगों की मृत्यु हुई, पूरे मुंबई पानी के अंदर आई। तो भ्रष्टाचार का आयाम को हर मुद्दे में हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समृद्धि मार्ग जो ये सरकार ने बनाया, गए बार की यही सरकार थी, वही एकनाथ शिंदे उस समय के मंत्री थे, फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के सरकार में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब समृद्धि मार्ग से राज्य का समृद्धि होगी। अब लेकिन वहाँ रोज़ मौत का तांडव चल रहा है और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये कई मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, जो ईडी और अभी ईडीए सरकार, अभी पहले ईडी सरकार थी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र, और अभी ये और लग गया, ईडीए सरकार आ गई। ईडीए सरकार का हर भ्रष्टाचार के पहलू को हम जनता के सामने खोलेंगे, जनता के इशू को सामने रखकर ये सरकार से लड़ेंगे। सर, एनसीपी के नेता महेश तापसे और रोहित पवार ने ये बयान दिया है कि जो महाविकास आघाड़ी है वो 2 बार टूटी है बीजेपी की ओर से, बीजेपी का ही ये कारण है, बड़ा मुद्दा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये छुपा कहाँ है? बीजेपी का एजेंडा जो छुपा है वो ओपन हो गया है। तो बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, बीजेपी ने राष्ट्रवादी को तोड़ा, और ये तो सामने है।
भ्रष्टाचार के आरोप लगाते देश के प्रधानमंत्री, और वही भ्रष्टाचारी लोगों को अपने पार्टी में लेते हैं और उनको मंत्री बनाते, मुख्यमंत्री बनाते। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के पूरे डीएनए में और पूरे खून में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। विरोधी पक्षावर दावा करणार नाही, दावा करायची गरज नाही. खाली विधानसभेमध्ये ज्या पक्षाचे विरोधी पक्षामध्ये आमदार जास्त त्याचाच विरोधी पक्ष नेता होतो. त्यामुळे ते प्रोसेस आहे. त्यामुळे त्याला दावा करायची गरज नाही, कारण त्याच्यात मतदान होत नाही.